हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और हम सॉल्व कर रहे थे एच.सी. वर्मा चैप्टर 9 के क्वेश्चंस और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस फ़िलहाल कर रहे थे हम लोग। और इसके बाद जल्दी लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये जो चैप्टर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस। ये एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर है जेई मेंस और एडवांस जेई वालों का। बहुत ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन 14 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है बिना कोई टाइम वेस्ट किए। द बलून, द लाइट रोप एंड द मंकी शोन इन द फिगर। तो एक फिगर है वो मैं आपको बना दे रहा हूँ। एक बलून है, बलून से एक बंदर लटका हुआ है, ठीक है। ये एक बंदर है जो कि बलून से लटका हुआ है। वो मैंने बोट वाला प्रॉब्लम आपने देखा होगा ना, उसी से तो कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, उसी की तरह है, ठीक है। सॉरी फॉर द ड्राइंग बट समझना आना चाहिए बस। और दिया है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का लेंथ L है और बोला गया है कि मंकी का मास है स्मॉल m और बलून का मास है कैपिटल M। तो पूछा है कि अगर ये बंदर स्ट्रिंग का L लेंथ को कवर कर लेता है तो ये बलून कितना नीचे आएगा। मान लिया ये D नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बना चुके हैं। तो देखिए, इनिशियली मैंने मान लिया कि M1 का सेंटर ऑफ मास इज एट y1 हाइट पे है और इसका मंकी का मास सेंटर ऑफ मास y2 हाइट पे है। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? m1 y1 प्लस m2 y2। और फाइनली जब ये मंकी L डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा कि बलून D डिस्टेंस नीचे की ओर आएगा। तो जो नया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स होगा दोनों का, वो कितना होगा? बलून का देखें तो M1 इंटू D नीचे की ओर आया, यानी कि y1 माइनस D, प्लस मंकी का देखें तो M2, y2 तो इनिशियली था, अब ये L ऊपर गया है तो प्लस L। लेकिन ये जो L है ना, ये बलून के रिस्पेक्ट में ऊपर गया है। तो अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड से मेरा मंकी कितना ऊपर गया होगा? L तो ऊपर गया, साथ में माइनस D जो बलून नीचे आया है वो भी तो ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और D का वैल्यू निकाल लीजिए। m2y2 प्लस m2l माइनस m2d, दिस इज कैंसल्ड आउट। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो D विल कम आउट टू बी m2l अपॉन m1 प्लस m2। बस अब m1 m2 के वैल्यूज़ रख दीजिए। m2 मैंने क्या लिया था? m2 मैंने y2 वाला साथ लिया था, यानी कि स्मॉल m इंटू l अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। एंड दिस इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब देखिए हम लोग लीनियर मोमेंटम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटा। मोमेंटा जो होता है वो मोमेंटम का प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर मोमेंटम, प्लूरल मोमेंटा, ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। तो बोला है कि दो मासेस है m1 एंड m2, ये कुछ जा रहा होगा v1 से, ये कुछ जा रहा होगा v2 से। तो बोला है दोनों का ये 1 kg है और ये 4 kg है। तो क्वेश्चन में बोला है दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल। तो देखिए लीनियर मोमेंटम जो होता है दिस इज़ इक्वल टू रूट अंडर 2mk, वेयर k इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ये आपका
रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी याद है तो फिर आप डिराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से P1/P2 क्या हो जाएगा, P1/P2 विल बी रूट अंडर 2m1k1 अपॉन रूट अंडर 2m2k2, और यहाँ से k1 और k2 बराबर है तो k1 k2 विल बी कैंसल्ड आउट, 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, सो रूट अंडर m1/m2 विल बी आंसर। तो P1/P2 विल बी इक्वल टू m1 है 1 kg, m2 है 4 kg, यानी कि रूट 1/4, और रूट करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में कहा है अ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विथ अ स्पीड ऑफ 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। तो यूरेनियम 238 है। कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ द रेसिडुअल न्यूक्लियस थोरियम 234। एज्यूम दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। मास नंबर क्या है, ये जो दिया है ना 238 234, ये मास नंबर्स है। और अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है दैट इज़ हीलियम प्लस प्लस, और इसका जो मास नंबर होता है दैट इज़ 2। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक दिया है कि एक यूरेनियम है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है। क्या हुआ कि ये बाद में ये डिग्रेड होके ये 238 यूरेनियम है, बाद में ये 234 एक सेकेंड, ये 2 नहीं, एक्चुअली हीलियम का मास नंबर 4 होता है। हाँ ठीक है, तो ये 234 और 4 बन गया। ये क्या था एक्चुअली, इनिशियली ये यूरेनियम था, बाद में फिर ये थोरियम और हीलियम में ब्रेक हो गया। और कहा है कि इनिशियली ये रेस्ट पे था, बाद में जो इसने हीलियम एटम या अल्फ़ा पार्टिकल जो एमिट किया है, इसका वेलोसिटी कुछ 1.4 इंटू 10⁻7 है। तो थोरियम का वेलोसिटी, रिकॉइल स्पीड मतलब क्या, अगर जैसे कि आप गन में देखो रिकॉइल क्या होता है, गन से जब भी एक गोली फायर होती है तो गन कुछ पीछे की तरफ मूव होता है, तो वो जो पीछे की तरफ आया ना वही रिकॉइल स्पीड है, बस और कुछ नहीं। तो मतलब थोरियम का स्पीड पूछा है मेरे से, तो पीछे थोरियम का कितना वेलोसिटी होगा। इनिशियली देखिए रेस्ट पे था, मैंने पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। ठीक है, जो भी हुआ अंदर में हुआ है, हीलियम बाहर की ओर निकला है, थोरियम फिर पीछे की ओर आया है, यानी कि जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखें तो इनिशियली क्या था मोमेंटम, दैट वाज 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया है, हीलियम का पॉजिटिव की तरफ है, इस तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ डायरेक्शन को, यानी कि +4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻7। 4 इज़ एक्चुअली द मास, जो कि यहाँ मैंने देखा है मास नंबर 4, प्लस थोरियम का 234 मास इंटू वेलोसिटी। उल्टी तरफ है तो माइनस भी लिख दिया, माइनस भी नहीं भी लिखते तो मेरा v माइनस में आ जाता है, सिंपल। यहाँ से वेलोसिटी देखेंगे तो 4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻7 अपॉन 234, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ऑलमोस्ट 2.4 इंटू 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि अ मास ऑफ 50 kg स्टार्ट्स मूविंग ऑन द अर्थ एंड एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द अर्थ्स रिकॉइल। ठीक है, तो सिंपल पूछा है कि एक आदमी है जो इनिशियली मान लिया पूरा ये रेस्ट पे था, ऐसे ही एजम्पशंस लिखा नहीं है बट मानना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो फिर बोला कि ये आगे की ओर 1.8 मीटर्स पर सेकेंड से चलना चालू किया, तो इसके कारण अर्थ पीछे की ओर कितना से चलना शुरू किया, रिकॉइल कितना आया अर्थ में। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, हम इसे वैल्यू से भी देखेंगे कैसे आता है ये। तो फिर से इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल m1 v1 प्लस फिर m2 इंटू -v2
यहाँ से करेंगे यानी कि m1v1 शुड बी इक्वल टू m2v2, तो अर्थ का रिकॉइल विल बी m1v1 अपॉन m2। व्हाट इज़ m1v1? 50 kg मास का आदमी है और 1.8 से चलना चालू किया है, और अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24, दिस वॉज गिवन। और इससे आप सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट 1.5 इंटू 10⁻23 मीटर्स पर सेकेंड। देख रहे हैं, बहुत ही छोटा है, 10⁻23। आप इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन नहीं कर सकते, इतना छोटा है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? A neutron initially at rest decays into proton, electron and an antineutrino। ठीक है, न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज 0, डिकेज इनटू एक न्यूट्रॉन था जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, बाद में ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में डिके हो गया। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मोमेंटम ऑफ, अब इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दिया है मुझे PE, दैट इज़ 1.4 इंटू 10⁻26 kgs मीटर पर सेकेंड। फिर एंटी न्यूट्रिनो हैज़ अ मोमेंटम ऑफ PA, एंटी न्यूट्रिनो का दिया है 6.4 इंटू 10⁻27 kgs मीटर्स पर सेकेंड। तो फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ प्रोटॉन। तो मुझे रिकॉइल स्पीड निकालना है प्रोटॉन का। तो देखिए, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, यानी कि सारे मोमेंटम्स को मगर ऐड करें, PE, PA प्लस PP इज़ प्रोटॉन का, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है एंटी न्यूट्रिनो के लिए, और ये PP प्रोटॉन के लिए। ठीक है, इसका मोमेंटम प्रोटॉन PP का P से डिनोट किया है। और तो फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दैट इज़ 0, और सारा वेक्टर्स होता है, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बस, तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट क्या बोल रहा है? इफ़ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो आर इजेक्टेड अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन की तरफ होंगे, यानी कि वेक्टर एडिशन में दोनों को सिंपली स्केलर की तरह ऐड कर देंगे, तो फिर तो 1.4 इंटू 10⁻26 प्लस 0.64, इसको मैंने एक डेसिमल भेज दिया ताकि 10⁻26 बना सकूँ इसे भी, तो एडिशन आसान हो जाएगा, प्लस PP इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो प्रोटॉन का मोमेंटम आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, ऐड करेंगे दोनों तो 1.6 प्लस 0.64 इज़ 4, यहाँ पे 2.04 इंटू 10⁻26 kgs मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए मोमेंटम अपॉन मास क्या होता है? मोमेंटम इज़ mv, तो मास से डिवाइड करेंगे तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी कि 2.04 इंटू 10⁻26 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.04 डिवाइडेड बाई 1.67 इज़ 1.2, और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 12.22 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में बोला है इफ़ दे आर इजेक्टेड अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी कि मान लिया कि प्रोटॉन इस तरफ गया है तो उसका मोमेंटम इस तरफ, और उसके परपेंडिकुलर में गया है एंटी न्यूट्रिनो, तो प्रोटॉन का क्या होगा? तो देखिए, इसको 0 बनाने के लिए प्रोटॉन ज़रूर इस साइड जाएगा, तभी पूरा वेक्टर सम 0 बन पाएगा। ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ PP? अगर मॉड हम मैग्नीट्यूड देखें तो दिस शुड बी इक्वल टू PE स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम। और इसे जब आप निकालोगे तो दिस विल बी
1.4 स्क्वायर प्लस 0.64 स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, यानी कि ये आ गया 1.53 इंटू 10⁻⁻26 kgs मीटर पर सेकेंड। और फिर से यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? इसके मास से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 1.67, दिस इज़ 9.2 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अ मैन ऑफ मास m हैविंग अ बैग ऑफ मास स्मॉल m स्लिप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है h। बोला गया कि यहाँ से जो ये आदमी है ये गिरना चालू हुआ है, ठीक है, और इसके हाथ में एक बैग है, ये स्मॉल m और ये कैपिटल M मास का आदमी अब गिरना चालू हुआ है। फिर बोला गया जैसे ही ये h हाइट पे पहुंचा ग्राउंड से, यानी कि कहीं जैसे ये यहाँ पे पहुंचा, दिस इज़ h हाइट, जैसे ये h हाइट पे पहुंचा तो इसने क्या देखा कि जो नीचे का ग्राउंड है वो बहुत सख्त है, दिस इज़ ग्राउंड, और इसके बगल में एक तालाब है, और ये जो तालाब का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ x फ्रॉम हिज लाइन ऑफ फॉल, ये इसका लाइन ऑफ फॉल है, और इसके लाइन ऑफ फॉल से x डिस्टेंस पे तालाब है। तो पूछा गया है कि ये जो आदमी है ये बैग को कितने वेलोसिटी से फेंके सच डैट ये जो है जस्ट इस तालाब में गिर जाए। तो दिस विल बी vm, और बैग का वेलोसिटी मैंने v भी मान लिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बताइए कि इसे यहाँ तक आने में कुछ t1 टाइम लगा मान लिया, और पूरा यहाँ तक आने में कुछ t2 टाइम लग जाएगा। तो ये कितना टाइम लगा? दिस विल बी t2 माइनस t1, ठीक है। तो मुझे ये टाइम निकालना है कि अब इसके पास कितना टाइम बचा है ग्राउंड को हिट करने के पहले। तो व्हाट विल बी t1? सिंपल, ये काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला से t1 विल बी रूट अंडर, ये स्मॉल हाइट है तो दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो यहाँ से 2h माइनस h बाई जी। सिमिलरली t2 निकालेंगे तो t2 आ जाएगा रूट अंडर 2h बाई जी। तो जो रिमेनिंग टाइम t बचा है इसके पास t2 माइनस t1, इसको मैं t बोल देता हूँ, तो दिस विल बी रूट अंडर 2h बाई जी माइनस रूट अंडर 2h माइनस h बाई जी, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब मैं देख लेता हूँ कि Vm कितना चाहिए, Vm कितना होना चाहिए सच डैट ये पूल में गिर जाए। तो मुझे Vm पहले थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लेता हूँ कितना होगा। तो व्हाट इज़ माय Vm? Vm शुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्यों? और मोमेंटम कंजर्वेशन से मुझे ये भी पता है कि अगर हम x डायरेक्शन के अलोंग, दिस इज़ माय x डायरेक्शन के अलोंग, या फिर बोले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम को बैलेंस करें इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? कैपिटल M Vm, ये आदमी का मास इंटू उसका वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू बैग का मास इंटू बैग का वेलोसिटी। तो Vb शुड बी इक्वल टू
m अपॉन एम वी एम, और वी एम मैंने निकाल लिया, वी एम इज़ एक्स बाई टी। तो यहाँ से वी बी विल बी इक्वल टू m अपॉन एम इंटू एक्स बाई टी, और t भी मैंने निकाल लिया है। व्हाट इज़ t? t इज़ दिस क्वांटिटी। तो वी बी विल बी इक्वल टू m बाई एम इंटू एक्स अपॉन रूट अंडर 2h बाई जी माइनस रूट अंडर 2h माइनस h बाई जी। और इसे अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो दिस विल बी एम एक्स रूट जी, नीचे से ऊपर की ओर ले गया, अपॉन स्मॉल m इंटू रूट 2h माइनस रूट अंडर 2h माइनस h, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 एक्चुअली रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। क्या कहा है कि अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। एक बॉल है जो कि 50 ग्राम्स मास है और ये 2 मीटर्स पर सेकेंड से चल रहा है। स्ट्राइक्स अ प्लेन सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एक सरफेस को हिट किया है, ठीक है, और कितने एंगल पे? इंसिडेंस 45 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा सरफेस के नॉर्मल से नापते हैं हम लोग, ठीक है, ये नॉर्मल से इसका एंगल 45 डिग्री गिवन है। तो द बॉल इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन एट एन इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बोला कि इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे फिर ये बॉल रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि ये एंगल भी 45 डिग्री, यानी कि इस सिनेरियो में ये हॉरिजॉन्टली बॉल आया है फिर वर्टिकल चला गया। तो मुझे ए पार्ट बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, और सेकंड में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल। ठीक है, तो देखिए पहले मैग्नीट्यूड के पहले क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल पहले देख लेते हैं क्या है। तो चेंज इन मोमेंटम विल बी डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू पी फाइनल। व्हाट इज़ माई पी फाइनल? माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल देखे तो देखिए कुछ भी लॉस वॉस दिया नहीं है, यानी और मेरा जो बॉल है मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ऐसा मान रहे हैं हम, एंड कंजर्व्ड रहेगा भी मानना क्या है, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो कंजर्व्ड रहेगा ही। तो अगर कंजर्व रहेगा यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे ही यहाँ लिखा भी है कि सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि इधर से अगर 2 मीटर पे टकराया तो ऊपर भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जाएगा। तो फिर अगर मैं देखो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम इज़ अलोंग दी वाई डायरेक्शन, तो 50 ग्राम्स यानी कि 0.05 इंटू वेलोसिटी इज़ 2, और ये वाई डायरेक्शन की तरफ है। मैं वेक्टर से दिखाऊंगा, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वाई डायरेक्शन यानी कि जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल फिर से मास इंटू वेलोसिटी इज़ अगेन 2, एंड दिस इज अलोंग आई कैप। तो डेल्टा पी इधर से हम देखें तो दिस विल बी 0.1 जे कैप माइनस 0.1 आई कैप। और मुझसे इसी का मैग्नीट्यूड पूछा है पार्ट ए में, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0.1 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर रूट अंडर, और इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 0.14 kgs मीटर पर सेकंड। और पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल, यानी कि मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया है। पहला था कि चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, दूसरा चीज़ पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंट, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड अगर मोमेंटम का देखें तो पहले भी 0.1 था और बाद में भी 0.1 है, तो मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया? मैग्नीट्यूड में जो चेंज आया है
दैट इज़ 0 बस। क्वेश्चन 21 का है कि अ लाइट इन सर्टेन केसेस may be considered as a stream of particles called photons. Each photon has a linear momentum of h by lambda. Momentum of photon का magnitude दिया है h upon lambda, where h is the Planck's constant and lambda is the wavelength. h is the Planck's constant and lambda is the wavelength. A beam of light of wavelength lambda is incident on a plane mirror at an angle of incidence theta. Calculate change in linear momentum of the photon as the beam is reflected by the mirror. तो सिंपल मुझसे इससे यहाँ पे पूछा है कि चेंज कितना हुआ है आपका लीनियर मोमेंटम का। तो देखिए का है कि एक बीम आया है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस थीटा, और ये बीम का अगर वेवलेंथ मुझे लैम्डा पता है तो इस बीम का जो मोमेंटम होगा दिस विल बी h बाई लैम्डा। और देखिए मिरर से टकराया है, टकराने के बाद भी इसका वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ विल बी सेम। उसके बाद भी वेक्टर से दिखाएंगे हम, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर से h बाई लैम्डा। तो पूछा है चेंज कितना हुआ है मोमेंटम में, फिर से वही प्रॉब्लम है, चेंज बताना है मुझे मोमेंटम का। तो चेंज क्या होता है, चेंज इज़ T फाइनल माइनस T इनिशियल। दिस इज़ माई फाइनल एंड दिस इज़ इनिशियल। तो अगर फाइनल मोमेंटम को देखें तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक x में और एक y में। तो वो क्या क्या होंगे, h बाई लैम्डा इंटू एक्स में आएगा साइन थीटा आई कैप, y में आएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप, और माइनस फिर अब इनिशियल देखेंगे तो इनिशियल अगर देखें तो इसका फिर से x में तो पॉजिटिव साइन थीटा है और y में इस बार y का कंपोनेंट नीचे की ओर है, यानी कि नेगेटिव कॉस थीटा जे कैप। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी h बाई लैम्डा कॉमन निकाल लिया पूरी ओर से, तो साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा जे कैप। यहाँ से साइन थीटा इज़ कैंसल्ड आउट, और जो आंसर आ गया चेंज का दैट इज़ 2h अपॉन लैम्डा कॉस थीटा जे कैप, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि अ ब्लॉक एट रेस्ट, पहला एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, फाइनली एक्सप्लोड्स टू 3 इक्वल पार्ट्स। ये जो है फिर 3 इक्वल हिस्सों में एक्सप्लोड हो गया, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, तो इसका मास 3m मान लिया हमने। एंड द 2 पार्ट्स ऑफ द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अलोंग x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि एक बोला कि अगर x एक्सिस में मूव कर रहा है और दूसरा y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विथ इक्वल स्पीड्स ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड से और ये भी 10 मीटर्स पर सेकेंड से। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा थर्ड पार्टिकल का। तो देखिए फिर से जो वेक्टर सम है, इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, तो फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो बी 0। तो टोटल मोमेंटम यानी कि ये कुछ इस तरफ में मूव कर रहा होगा, तभी तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और यहाँ से फाइनल मोमेंटम का वैल्यू देखे दिस विल बी m इंटू पहला मास m, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आई डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस दूसरा मास m, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से जे डायरेक्शन में जा रहा होगा,
प्लस मास m, इसका v मान लिया mv, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दैट इज़ 0। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो m एंड m इज़ कैंसल्ड आउट, और यहाँ से वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा -10 i कैप -10 j कैप। तो मुझसे बस इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड विल बी 10√2। बस हो गया, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन 23, 2 फैट एस्ट्रोनॉट्स, ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 फैट एस्ट्रोनॉट्स ईच ऑफ मास 120 kgs, लिखा है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स है, मोटे मोटे एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। 2 मोटे एस्ट्रोनॉट्स है जिनका मास 120 kgs दिया है ईच, दोनों का मास 120 kg, ट्रैवलिंग इन अ क्लोज्ड स्पेसशिप। ये स्पेसशिप क्लोज्ड है बिल्कुल, यानी कि ना तो कोई मास अंदर आ सकता है ना तो कोई मास बाहर आ सकता है। ये क्लोज्ड वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये क्लोज्ड हम आगे बाउंड्रीज़ में पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आप देखोगे क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है। क्लोज्ड मतलब यहाँ समझो आप, कोई भी मास ना अंदर आ सकता है, कोई भी मास बाहर जा सकता है, बोला है। और इससे ये 15 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ये पूरा सिस्टम स्पेस में जा रहा है। तो पूछा है कि टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप एंड इट्स कंटेंट, और टोटल ये जो मास है ना, टोटल दिस इज़ गिवन एज 660 kgs। फिर बोला कि अगर एस्ट्रोनॉट्स अगर जिम विम करने एक्सरसाइज करके अपना मास 90 kg ईच पे ले आएँ तो फिर स्पेसशिप का वेलोसिटी क्या होगा। अब देखिए, ये अगर पतले भी हो जाएंगे, पतले होके अगर ये मान लिया ऐसे ये पतले हो गए और इसके बाद ये 90 kg हो गया, ऐसे 90 kg भी पतला तो नहीं बोलते हैं, 90 kg भी मैं तो मतलब ठीक है, वेट कम गया ना, लेकिन मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा यहाँ पे। देखिए ये चला हो गया, तो बताना है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। देखिए मेरा जो सिस्टम है वो क्लोज्ड है भाई, तो सिस्टम अगर क्लोज्ड है तो कोई भी मास अगर बाहर गया ही नहीं तो पतला होने के बाद भी जो जितना भी मास था वो अंदर ही है, तो टोटल मास जो सिस्टम का होगा वो अभी भी तो 660 kg ही होगा। जब टोटल मास अभी भी 660 kg है तो वेलोसिटी अभी भी 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। अगर हाँ, अगर ये 90 kg घटा लिए और उसके बाद जो एक्सेस वेट था वो अगर बाहर की तरफ निकल जाता तो पक्का है कि मास कमा है तो वेलोसिटी बढ़ जाता लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्लोज्ड स्पेसशिप मतलब मास कांस्टेंट है भाई, कोई भी मास बाहर नहीं गया है, तो मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी सेम रहेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से। तो फाइनल वेलोसिटी विल आल्सो बी 15 किलोमीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है। ड्यूरिंग अ हैवी रेन hailstone of average size 1 centimeter in diameter falls with an average speed of 20 meters per second। क्या है कि ओले पड़ रहे हैं, ओले मतलब समझ तो, बर्फ़ के छोटे छोटे जो बर्फ़ पड़ती है ना, सर्कुलर बर्फ़, उसे ओले बोलते हैं। तो बोला कि ऐसे ओले पड़ रहे हैं, हेल स्टोन्स मतलब वही हो गया। और ये जो हेल स्टोन्स है इसके जो डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। और एवरेज स्पीड, जो स्पीड से गिर रहा है ये नीचे की ओर, दैट इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड। और लिखा है कि सपोज 2000 हेल स्टोन्स स्ट्राइक एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ अ 10x10 रूफ परपेंडिकुलरली, यानी कि ये छत पे गिर रहे हैं किसी के, और 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में 2000 ओले पड़ रहे हैं, और ये है 10 मीटर इंटू 10 मीटर का छत है।
और ये 1 सेकंड में इतने ओले गिर रहे हैं, 1 सेकंड में, ठीक है, इन 1 सेकंड दिया है। एंड एज्यूम दैट द हेल स्टोन्स डू नॉट रीबाउंड, यानी कि ओला गिरा और रेस्ट पे आ गया। तो कैलकुलेट एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग हेल स्टोन्स ऑन द रूफ, और हेल स्टोन का डेंसिटी भी दे दिया है। तो चलिए देखते हैं। डी है 1 सेंटीमीटर और वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से जो फोर्स पर स्क्वायर, देखिए पहले फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। ये एक्चुअली इम्पल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स जो होगा दिस विल बी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इनिशियली जो हेल स्टॉर्म है वो कुछ mv से आ रहा था, माइनस फाइनली बोला है कि डू नॉट रीबाउंड, मतलब रेस्ट पे आ गया, तो 0। रेस्ट पे नहीं आया है, फिर भी परपेंडिकुलर में अगर देखें तो रिबाउंड नहीं किया, यानी कि वाई एक्सिस में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं बचा, तो वर्टिकल डायरेक्शन का जो फोर्स होगा दैट विल बी 0। और टाइम 1 सेकेंड का बात कर रहे हैं हम, 1 सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये तो एक हेल स्टॉर्म का कहानी है। अगर पूरा हम 1 स्क्वायर मीटर में बात करें, 1 स्क्वायर मीटर में 2000 ओले पड़ रहे हैं, तो 2000 इंटू MV, दिस इज़ MV, बस 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम 10 क्रॉस 10 का रूफ का बात करें, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का एरिया का बात करें, तो 2000 इंटू 100 दैट इज़ 2 इंटू 10⁵ MV, ये पूरे छत पे फोर्स लग रहा है। और इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस विल बी 210⁵ इंटू मास, कितना होगा? मास इज़ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे पता है, डेंसिटी इज़ 900, तो 900 इंटू वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, रेडियस बता दिया है। द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इज़ 4/3 r³। रेडियस क्या होगा? 1 सेंटीमीटर अगर मेरा डायमीटर है तो रेडियस विल बी 0.5 सेंटीमीटर्स, और इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर्स में लाने के लिए। सारे यूनिट्स SI यूनिट्स में लिखना है, ये आप हमेशा ध्यान रखना है। इंटू वेलोसिटी इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड। और जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे देन दिस विल कम आउट टू बी 1884.95 न्यूटन्स, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है अ बॉल ऑफ मास m, एक बॉल है m मास का, इज ड्रॉप्ड ऑन टू फ्लोर फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। मान लिया ये h हाइट से गिराया है इसको, एंड द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि ये जब बाउंस बैक होगा ना, तो बाउंस बैक होने के बाद ये फिर से सेम हाइट पे आ जाएगा, ठीक है। एंड द बॉल रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, देखिए दिया है, रीबाउंड्स टू द सेम हाइट। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यही होता है। तो फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो देखिए बॉल मेरा h हाइट से गिरा है, जब h हाइट से गिरेगा तो जस्ट टकराने के पहले बॉल का वेलोसिटी क्या होगा? √2gh। फिर से काइनेमेटिक्स वाला फार्मूला v² = u² + 2as लगा देंगे तो √2gh आ जाएगा। अब रिबाउंड करेगा तो वापस से उसी हाइट पे जा रहा है। देखिए इलास्टिक का मतलब होता है कि कॉलिजन के पहले और बाद में ये वेलोसिटी भी रिबाउंड वेलोसिटी सेम होगा, तभी ये सेम हाइट पे भी जा पाएगा। एक बात आप समझिए, ठीक है। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा होगा? टाइम लगा होगा नीचे गिरने में
रूट अंडर 2h/g और ऊपर जाने में फिर से रूट अंडर 2h/g। तो टोटल टाइम जो एक बॉल को गिर के वापस से सेम हाइट पे आने में लगा है, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2h/g। ठीक है, तो फोर्स अब यहाँ से निकालेंगे। व्हाट विल बी फोर्स? फोर्स विल बी फिर से वही डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। व्हाट इज माई डेल्टा P? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट विल बी 2m इंटू फाइनल मोमेंटम इज रूट अंडर 2gh, मतलब फाइनल वेलोसिटी। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 मतलब आएगा, ये करने के बाद आएगा माइनस ऑफ रूट 2gh। ये मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा है ना, तो माइनस आएगा यहाँ पे। और यहाँ से और डेल्टा T इज़ 2 रूट अंडर 2h/g। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो दिस विल कम आउट एज mg, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। A railroad car of mass m is at rest on a frictionless rail. When the mass m starts moving on the car towards the engine, if the car recoils with the speed v backward on the rail, with what velocity is the man approaching the engine? तो देखिए बोला इनिशियली जो है रेल रोड कार है एक, और मान लिया यहाँ पे इंजन है, दिस इज़ माई इंजन, और रेल रोड कार का मास m गिवन है। ठीक है, बोला है एक आदमी जिसका मास स्मॉल m है, ये इंजन को अप्रोच कर रहा है। मान लिया ये कुछ इसका वेलोसिटी vm है, और कार तो इसके कारण क्या होगा? इनिशियली देखिए, इनिशियली मेरा पूरा सिस्टम था रेस्ट पे। अब ये आदमी आगे की ओर जब चलना चालू करेगा तो रिकॉइल आएगा, कुछ ना कुछ पीछे की ओर मेरा कार मूव करना स्टार्ट करेगा, दैट इज़ v स्पीड से कुछ। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी तो 0 होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम 0 कब होगा? जब mvm और mv दोनों इक्वल हो जाए। बस सिंपल इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से vm क्या आएगा? vm विल बी mv अपॉन m। बट अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसने पूछा है कि व्हाट वेलोसिटी इज़ द मैन अप्रोचिंग द इंजन, कितने से वो अप्रोच कर रहा है। ये जो vm है ना, ये vm इज़ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो अप्रोच कितने से करेगा? तो अप्रोच करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे पता करते हैं? v relative will be equal to vm माइनस जो कार का वेलोसिटी है, कार का वेलोसिटी क्या है? माइनस v। माइनस v क्यों किया? क्योंकि vm और v का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक माइनस v आएगा। तो v रिलेटिव विल बी vm प्लस v, और यहाँ से अगर मैं v अप्रोच बता दूँ अगर, दैट इज़ इक्वल टू v रिलेटिव, तो ये vm दैट इज़ mv अपॉन स्मॉल m प्लस v, दिस इज़ द आंसर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो v को कॉमन निकाल लिया, m प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है अ गन इज़ माउंटेड ऑन अ रेल रोड कार। फिर से रेल रोड कार वाला ही है।
यहाँ पे बोला है कि एक गन माउंट किया हुआ है, ठीक है, एक गन, कुछ होगी मशीन गन वगैरह कुछ। लिखा है द मास ऑफ द कार इज 50 m, ठीक है, द मास ऑफ द कार गन शेल, यानी कि टोटल जो सिस्टम का मास है दैट इज 50 m, m total is 50 m, where the mass of m is the mass of one shell, यानी कि एक गोली का मास है स्मॉल m. If the velocity of the shell with respect to gun is 200 meters per second, यानी कि जो वेलोसिटी, जो गोली जिस स्पीड से जा रही है वो 200 मीटर पर सेकंड से जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू माई कार्ट, रेल रोड कार के रिस्पेक्ट में. तो पता करना है व्हाट इज़ द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकंड शॉट के बाद कितना रिकॉइल स्पीड होगा. तो देखिए पहला शॉट क्या होगा, पहला शॉट में तो फ़िलहाल तो मेरा रेल रोड कार जो है वो रेस्ट पे ही है, तो रेस्ट के जब ये रेस्ट पे होगा तो मेरा गोली फायर हुआ होगा 200 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कार, और रेस्ट और कार का वेलोसिटी इनिशियली ज़ीरो ही है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है. और दिस इज़ स्मॉल m मास, और एक मास स्मॉल m निकल गया, तो अब मेरा सिस्टम का मास बचा 49 m, और ये रिकॉइल होगा कुछ पीछे की ओर v वेलोसिटी से. तो ये v वेलोसिटी कितना होगा, तो 49 mv शुड बी इक्वल टू 200 m. तो यहाँ से v विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड मैं चार्ज में लगा लेता हूँ, चार्ज कम है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस हो गया, हाँ. तो 49 mv शुड बी इक्वल टू 200 m. तो यहाँ से वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 49 mv मीटर्स पर सेकेंड. अब इसके बाद अब जब सेकेंड शॉट फायर करेंगे, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं. तो देखिए जब सेकेंड शॉट फायर करेंगे तो क्या सिनेरियो रहा होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा. अब देखिए इनिशियली जो है मेरा रेल रोड जो कार है वो पीछे की ओर जा रहा है 200 अपॉन 49 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है ये, ठीक है. अब जब जा रहा है तो सेकेंड शॉट फायर कर दिया, स्मॉल m मास का शेल का जो गोली का मास है ये 200 मीटर पर सेकेंड से गया है, लेकिन रिलेटिव स्पीड है, तो एब्सोल्यूट के लिए मुझे फिर से कार्ट का वेलोसिटी ऐड करना पड़ेगा, और ये पीछे की ओर है, यानी कि एक माइनस साइन, माइनस 200 अपॉन 49. ये मेरा गोली का स्पीड हो गया, एब्सोल्यूट स्पीड आगे की ओर. और अब मेरा मास कितना बचा टोटल सिस्टम का, 48 m. मान लिया अब ये पीछे की ओर कुछ v स्पीड से आ रहा है, बस ये इनिशियली, एंड दिस इज़ माई फाइनल कंडीशन, 48 m पीछे की ओर v स्पीड से, और m जो बुलेट है वो आगे की ओर. तो बस अब मोमेंटम्स को कंजर्व कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए. चलिए इसको v2 मान लेते हैं, पहला वाला v1 है. तो देखिए यहाँ से 48 m v2 प्लस स्मॉल m जो गोली है दैट इज़, देखिए v2 को मैंने पॉजिटिव नहीं माइनस भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने पॉजिटिव मतलब सिर्फ v2 लिखा है, तो मेरा आंसर जो है नेगेटिव में आएगा. आप देखना 400 माइनस 200 अपॉन 49, दिस विल बी इक्वल टू माई इनिशियल मोमेंटम पीछे की ओर है. देखिए इनिशियल मोमेंटम मुझे मालूम है पीछे की ओर है, तो यहाँ पे मुझे साइन लेना पड़ेगा, माइनस
49m into v. v is 200 upon 49. 49 कैंसल्ड आउट, यहाँ से 48 v2 कैसे आया, m को मैंने कैंसिल कर दिया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 200 को मैंने भेजा उधर तो -200, और पहले से एक 200 है तो -200, और ये उधर जाएगा तो +200 अपॉन 49। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा -395.92, और यहाँ से v2 विल बी इक्वल टू -8.24 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दिस इज़ दी आंसर। देखा, मेरा वेलोसिटी नेगेटिव में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 2 persons each of mass m are standing at 2 extremes of the railroad car of mass m। फिर से रेल रोड कार का ऑप्शन है। ये जो रेल के पटरिया पे जो चलती है ना गाड़ी, उसे ही रेल रोड कार कहते हैं। इस कार का मास है m और 2 पर्सन है जिन दोनों का मास स्मॉल m गिवन है। स्टैंडिंग 2 extremes of railroad car resting on the smooth track। ठीक है, इनिशियली मतलब मेरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। अ पर्सन ऑफ द लेफ्ट जम्प्स टू द लेफ्ट विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड u। अब बोला है कि लेफ्ट में जो पर्सन है ये लेफ्ट की ओर u स्पीड से कूद गया विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार। तो इससे क्या होगा, ये पूरा सिस्टम जो है कुछ v1 वेलोसिटी से चलना चालू, रिकॉइल किया होगा तो चलना चालू कर देगा। Thereafter, other person jumps to the right with the same horizontal speed u with respect to the car। ये बहुत ज़रूरी है, with respect to the car। ठीक है, तो respect to the car है तो absolute velocity हमें देखना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले बुलेट वाले केस में देखा था। पिछला वाला क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना तो सारे ये रिलेटिव वेलोसिटी वाले फिर कुछ नहीं है क्वेश्चंस। देखा अब क्या है कि अब सिर्फ छोटा वाला m का एक मास का आदमी है, बोला है कि अब ये कूदा है u वेलोसिटी से लेकिन काट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो काट क्या था, काट भी अब सेम इसी डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से चल रही थी, उस टाइम ये कूदा है। तो उस टाइम कूदा है तो इसमें आगे की ओर एक v1 वेलोसिटी भी यानी कि फ्रेम का वेलोसिटी भी ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जब ये आगे की ओर कूदा तो क्या होगा, फिर जो काट का वेलोसिटी है अब ये आगे की ओर होगा कि पीछे की ओर होगा, इसका काट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, फाइनल जो वेलोसिटी होगा तो मैं आगे की ओर ही मान लेता हूँ v2। ठीक है, बस उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 शॉट्स फायर कर रहे थे, वो सेम डायरेक्शन में था। इस बार 2 आदमी कूद रहे हैं लेकिन ये दोनों आदमी अपोजिट डायरेक्शन में कूद रहे हैं बस। तो पहला सिनेरियो, जब पहला आदमी कूद रहा होगा तो उस टाइम पे मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम। तो इनिशियली माय मोमेंटम वाज 0 और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू पीछे की ओर जा रहा है तो -u प्लस बचा हुआ जो स्मॉल m और एक और आदमी का मास m, ये पूरा आगे की ओर जा रहा है तो v1। तो यहाँ से v1 मिल जाएगा mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या होगा, अब फिर से जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियली क्या था मेरा भाई, इनिशियली जो मेरा काट है और मास m है वो मस्त v1 से आगे की ओर जा रहे थे, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली मेरा छोटा वाला मास जो है वो कूद गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी u प्लस v1 से आगे की ओर, तो पॉजिटिव मोमेंटम।
प्लस अब कार्ड जो है वो आगे की ओर कुछ v2 वेलोसिटी से चल रहा होगा, पता नहीं वो कितना है, निकालेंगे अभी। बस अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे v1 का वैल्यू रखेंगे, ये v1 का वैल्यू, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा मेरा mu इक्वल टू mu प्लस v1 इज़ mu अपॉन m प्लस m प्लस mv2। अब यहाँ से v2 बता देते हैं, तो इस पूरे टर्म को LHS में ले जाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस mu और फिर से माइनस m स्क्वायर u अपॉन m प्लस m इक्वल टू mv2। ये और ये कैंसिल आउट, और यहाँ से v2 मिल गया मुझे, v2 मिल गया माइनस m स्क्वायर u अपॉन कैपिटल M m प्लस m। और v2 मेरा मतलब अपोजिट में, एक्चुअली में जो वेलोसिटी है वो अपोजिट में जा रहा होगा। हमने v2 का डायरेक्शन गलत लिया है, मतलब गलत नहीं, मतलब नेगेटिव आ गया ना। आंसर तो सही, बस आंसर से मतलब है हमें, आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज स्टार्टेड विद अ v। एक सेकेंड, इसमें एक फ़िगर है, वो मैं फ़िगर आपको बना देता हूँ। मुझे PDF खोलनी पड़ेगी बुक की, सो ज़रा सा टाइम देना मुझे। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 29, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 9, फिगर हाँ, तो ये है फिगर। दिस इज़ माई फिगर, और ये मास m है, ये इस तरफ वेलोसिटी v से जा रहा है। तो कहा है कि स्टार्टेड वी ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द बिगर ब्लॉक ऑफ मास m। ये बड़ा वाला ब्लॉक का मास m दिया है, एंड इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। द कर्व्ड पाथ ऑफ द सरफेस शोन इज सेमी सर्कुलर। ये जो है ये सेमी सर्कुलर कर्व्ड है, सेमी सर्कल है। आपको डायग्राम से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मान लो कि सेमी सर्कल है ये। नाउ ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ये पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस लग रहा है तभी तो मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना लगेगा, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस केस में हम जो बॉडी का मोमेंटम जो अभी तक कंजर्व करते आ रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेज द पॉइंट ए। पॉइंट ए ये वाला पॉइंट है, बिल्कुल मिडिल वाला। तो देखिए, तो पॉइंट ए पे जब रीच करेगा तो दोनों ब्लॉक का मतलब मुझे पता करना है क्या होगा ये। तो इनिशियली ये सिनेरियो है, फाइनली क्या होगा? फाइनली जो ये सिस्टम है, ये ब्लॉक जब ए पे रीच कर जाएगा यहाँ पे m, तो मान लिया m पे जैसे ही ये पहुँचा तो उससे क्या होगा? ये अब पूरा सिस्टम कुछ v1 वेलोसिटी से आगे की ओर चलने लगा। ठीक है, और मास का कुछ ऊपर की ओर भी वेलोसिटी होगा, कुछ vm, वो पता नहीं हमें। ठीक है, हम अपना रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में x, वर्टिकल में y। तो देखिए, इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या है? इनिशियल मोमेंटम इज़ m इंटू माइनस v आई कैप। और फाइनल मोमेंटम मेरा क्या होगा? फाइनली मेरा जो स्मॉल ब्लॉक है ये हमेशा इस लार्ज ब्लॉक के साथ साथ चल रहा है।
तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू माइनस v1, ये भी I के अलॉन्ग। और कुछ J में कुछ है, लेकिन J कंपोनेंट का वेलोसिटी, J कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन है, मतलब सॉरी J कंपोनेंट का जो मोमेंटम है वो हम नहीं देखेंगे। हम जो है एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि नीचे ग्राउंड है ना, ग्राउंड एक नॉर्मल फोर्स लगा सकता है, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया वाई डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हम ये एंगुलर कंजर्वेशन, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। सॉरी ये एंगुलर लिख दिया मैंने, एंगुलर तो अभी रोटेशन में पढ़ेंगे। दिस इज़ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। बस अब यहाँ से v1 क्या आ जाएगा? v1 विल बी mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? इन अ टिपिकल इंडियन बग्गी, वुडन प्लेट इज फिक्स्ड ऑन द रियर एंड ऑन विच वन पर्सन कैन सिट। यानी कि बग्गी क्या होता है? एक घोड़ा जो है, एक घोड़ा, सॉरी चलिए मैं ऐसे ही सिंपल बना देता हूँ, आप समझ जाना। आप घोड़ा बनाने के लिए मैं कैसे बनाऊँ? ये कोई घोड़ा है, ये जो है इस काट को खींचता है, इस बग्गी को। दिया है कि रियर एंड मतलब पीछे वाला हिस्सा, रियर एंड में एक वुडन प्लेट है फिक्स, वहाँ पे आदमी कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। बग्गी ऑफ मास 200 kgs, ये बग्गी का मास 200 kgs है, जो कि आगे की ओर कुछ 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। As it overtakes a school boy walking at a speed of 4 meters per second, 4 kilometers per hour। तो एक स्कूल बॉय था, वो भी आगे की ओर 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। फिर द बॉय सिट्स ऑन द वुडन प्लेट, तो ये जाते जाते फिर इस पे जाके बैठ गया, और इसका मास 25 kg गिवन है। तो व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ बग्गी? तो न्यू वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए, अगर हम ये बग्गी और बॉय को एक सिस्टम माने, तो इनिशियल मेरा मोमेंटम क्या होगा? इस बार हम इस तरफ में एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल बग्गी 200 kg का, और वो जा रहा था 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, प्लस जो मेरा बच्चा था बॉय, स्कूल बॉय, दैट इज़ 25 kg का मास, और वो जा रहा था 4 किलोमीटर पर सेकेंड से। फाइनली क्या हुआ? टोटल जो बग्गी और बच्चे का मास मिला करके 225 हो गया, और ये कुछ v किलोमीटर्स पर सेकेंड से जाने लग गया। तो यही v मुझसे पूछ रहा है, तो व्हाट विल बी v? बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 2000 प्लस 100 अपॉन 225 किलोमीटर्स पर आवर। इसे आप सॉल्व करके देखोगे तो ये आ जाएगा 28/3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। A ball of mass 0.5 kgs moving at a speed of 5 meters per second। एक बॉल है जिसका मास 0.5 kgs है, और ये आगे की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 1 kg। ये एक kg के मास से टकरा गया। यहाँ से आपके कॉलिजन के क्वेश्चन सब चालू हो गए हैं। कॉलिजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से अब, ठीक है। बोला कि आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर एंड रिमेन मोशनलेस।
तो व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक। बोला कि ये बॉल भी कुछ मान लिया v स्पीड से जा रहा होगा और दोनों टकराने के बाद रेस्ट पे आ गए, तो v बताना है मुझे। तो फिर से दोनों बॉडीज़ को अगर मैं सिस्टम मानूँ तो दोनों बॉडीज़ के बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व कर देंगे हम। तो इनिशियल मोमेंटम वॉज 0.5 × 5 प्लस 1 kg ब्लॉक वॉज मूविंग विथ v इज़ इक्वल टू, फाइनली रेस्ट पे आ गए तो 0। तो यहाँ से v विल बी इक्वल टू -2.5 मीटर्स पर सेकेंड। माइनस का मतलब है ये जो ब्लॉक है ये इस तरफ 2.5 मीटर्स पर सेकेंड से चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, अ 60 kg मैन स्केटिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ 40 kg स्केटर एट रेस्ट। फिर से एक 60 kg का स्केटर है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और वो 40 kg के एक स्केटर से टकरा गया जो कि रेस्ट पे था इनिशियली। एंड दे क्लिंग टू ईच अदर, फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन। फिर बोला है कि ये दोनों एक दूसरे में फंस गए, यानी कि टोटल मास अब 100 kg हो गया सिस्टम का, और इसका कुछ वेलोसिटी होगा वो पता नहीं है अभी, वो देखते हैं। तो फिर से इनिशियल जो मोमेंटम होगा 60 kg मास इंटू वेलोसिटी प्लस दूसरा वाला तो रेस्ट पे था तो 0 इक्वल टू टोटल मास हो गया अब 100 इंटू v, और यहाँ से v आ गया 600/100 यानी कि 6 मीटर्स पर सेकेंड। दिस वाज 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है मेरे से, तो लॉस कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली है दैट इज़ हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ गया ये 6000 हाँ ठीक है। तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी आ गया दैट विल बी 6000/2 3000 जूल्स, और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट इज़ हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ये 3600/2 दैट इज़ 1800 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, लॉस विल बी, लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल। तो 3000 माइनस 1800 इज 1200 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 33। Consider a head-on collision between two particles of masses m1 and m2. दो पार्टिकल्स है ऑफ मासेस m1 एंड m2, दोनों हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं विद द इनिशियल स्पीड्स u1 एंड u2. If the collision starts at t equals to 0, the particle interact for a time interval delta t. यानी कि जब कॉलिजन के दौरान पूरा डेल्टा टी टाइम में कॉलिजन हो रहा है, और उस कॉलिजन के दौरान दिया है कि द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल वेरीज एज दिस एक्सप्रेशन। यानी कि इस टाइम पे जो m1 का जो वेलोसिटी होगा वो कुछ दिया है, वी टी मान लेते हैं, हाँ वी टी दिया है ना, कुछ वी टी है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। तो m2 का स्पीड मुझे पता करना है। m2 जो है
उसका क्या स्पीड रहा होगा। V2T इसको बोल देते हैं, इसको V1T बोल देते हैं, ठीक है। तो फिर से ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m1u1 प्लस m2u2 जस्ट अ सेकेंड। ओके हाँ ठीक है, ये हेड ऑन कॉलिजन लिखा है ना, तो एक तो नेगेटिव आएगा U2, नहीं सॉरी हेड ऑन कॉलिजन लिखा है, बट यहाँ आगे लिखा है U1 एंड U2 आर इन द सेम डायरेक्शन, तो U2 ठीक है, सेम डायरेक्शन लिखा है तो सेम डायरेक्शन ही लेंगे हम। इक्वल टू m इंटू U1 प्लस T बाई, ये बस V1T का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, V1T जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है वो वैल्यू पुट करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। V2, अब देखिए m1u1 और यहाँ m1u1 विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से m2v2 देखेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी m2u2 माइनस m1v1 माइनस m1u1 T अपॉन डेल्टा T। बस ये मास m को मैंने अंदर भेज दिया और कुछ नहीं, और उस पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड लेके आ गए। तो यहाँ से V2 विल बी इक्वल टू U2 माइनस m1 अपॉन m2 T अपॉन डेल्टा T टाइम्स V1 माइनस U1, and this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहा है कि अ बुलेट ऑफ मास m, एक m मास का बुलेट है, दैट इज मूविंग विद अ स्पीड v, हिट्स अ बॉल, एक बॉल को हिट किया है जो कि इनिशियली रेस्ट पे था। अ स्मॉल पार्ट हैविंग मास m डैश ब्रेक्स फ्रॉम द ball and sticks to the bullet. The remaining ball is found to move at a speed v1 in the direction of the bullet. Find the velocity of the bullet. तो क्या है, इससे टकराने के बाद क्या हुआ कि जो बॉल का m डैश हिस्सा बुलेट से चिपक गया, यानी कि m प्लस m डैश हो गया बुलेट का मास, और स्पीड v भी मान लेते हैं, तो बॉल का मास m माइनस m डैश हो जाएगा, m डैश हट गया इससे तो, और बॉल का मास देखा गया कि अब सेम डायरेक्शन में v1 है, तो पूछा है कि vb क्या होगा। सिंपल, फिर से कंजर्व कर देंगे लीनियर मोमेंटम्स। तो इनिशियली बुलेट v स्पीड से जा रहा था, तो mv इक्वल टू, फाइनली क्या हुआ, बॉल का रिमेनिंग मास v1 स्पीड से जाने लगा, प्लस जो बुलेट प्लस जो मास चिपक गया, दोनों मिला के vb स्पीड से जाने लगा। तो यहाँ से vb निकालेंगे तो वो mv माइनस m डैश v1 अपॉन m प्लस m डैश, ये कैपिटल M है, एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 34।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये फिर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v, एक बॉल है मास m का जो कि v स्पीड से जा रहा है, मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद अ आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। सेम m मास का बॉल है, वो रेस्ट पे है, उससे ये कोलाइड किया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज़ 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। तो चलिए फाइनली फिर मान लेते हैं हम कि ये बॉल कुछ v1 से जाने लगा और दूसरा वाला बॉल कुछ v2 से जाने लगा। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को e से डिनोट करते हैं हम, और जो इसका वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, दैट इज़ ये v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच होता है शायद से। इट इज़ एक्चुअली v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, यानी कि v सेपरेशन यानी कि कोलिजन के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने रेट से सेपरेट हो रहा है। तो v2 माइनस v1 से, दैट इज़ v सेपरेशन, दिस इज़ v सेपरेशन। v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। और अप्रोच क्या है कि कोलिजन के पहले इन दोनों का डिस्टेंस कितने स्पीड से रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज़ v अप्रोच, यहाँ पे v आ जाएगा सिर्फ। तो मुझे v2 माइनस v1 अपॉन v इसका वैल्यू पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कहा है कि कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी हो गई है वो 3/4 ओरिजिनल टाइप हो गई है, यानी कि हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट हैज़ बिकम 3/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज हाफ m v स्क्वायर। यहाँ से m इज़ कैंसल्ड आउट, हाफ इज़ कैंसल्ड आउट, और मुझे यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, दैट इज़ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3/4v स्क्वायर। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। सेकेंड इक्वेशन जो होगा दैट विल बी, मोमेंटम को कंजर्व करके मिलेगा वो। तो जब मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे तो mv1 प्लस mv2 विल बी इक्वल टू mv, तो यहाँ से v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू v। अब इस सेकेंड इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 विल बी इक्वल टू v स्क्वायर। और मुझे इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से मालूम है, दैट इज़ 3/4v स्क्वायर। तो 3/4v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/4v स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इज़ इक्वल टू v स्क्वायर। और यहाँ से 2v1 v2 का वैल्यू पता चल गया, दैट इज़ v स्क्वायर माइनस 3/4v स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर बाई 4। इस वैल्यू का हम आगे अब यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो अब इक्वेशन 1 को हम दोबारा से लिखते हैं एक बार। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जो है दैट इज़ गिवन एज 3/4v स्क्वायर। अब दोनों तरफ माइनस 2v1 v2 कर देते हैं, माइनस 2v1 v2 माइनस 2v1 v2। तो ये क्या बन गया, ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू यहाँ पे 2v1 v2 का वैल्यू मुझे पता है v² बाई 4,
यहाँ से, यानी कि 3/4 v² माइनस v²/4, तो ये आ गया v²/2, यानी कि v1 माइनस v2 का मॉड जो आ गया दैट विल बी v/√2। बस अब इसके बाद E मुझे पता है, E इज़ v2 माइनस v1/v, और यहाँ से मैं देख लिया कि जो v2 माइनस v1/v इज़ इक्वल टू 1/√2। एक्चुअली यहाँ भी आप मॉड लगा दो तो सेम ही बात हो गया फिर, v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1, बस एक नेगेटिव साइन का फ़र्क है, ठीक है। और E का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो पॉजिटिव वैल्यू है दिस इज़ द आंसर 1/√2। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लास्ट में 2-3 दिनों से वीडियो बना भी नहीं पाया था बिकॉज़ ऑफ मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं एक्चुअली। अब थोड़ा एक गैप मिला है तो मैं आप लोगों के लिए फिर ये वीडियो लेके आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स,